सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। एक बार मैं फिर आपके बीच इस टेस्ट सीरीज़ के महाकुंभ में फिर से एक बार डुबकी लगाने के लिए और आप लोगों को साथ में ही उसमें डुबकी लगाया जाए, क्योंकि अब जो है परीक्षा आपका बहुत ही करीब है। बहुत दिन तो बचा नहीं है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल भी सेशन आने वाला है। प्रैक्टिकल आपका जानते हैं 25 जो 2 चरणों में बांटा गया है, एक 25 आपका जनवरी में है और एक जो है 1 फरवरी से है। तो आप इसमें ऐसा है कि इसमें तो ठंडी का मौसम चल रहा है और इस ठंडी के मौसम में फुल एंजॉय ले रहे होंगे आप लोग और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ठंडी में थोड़ा बचाव रखें, साथ ही साथ थोड़ा ध्यान दें अपने आप का, क्योंकि अगर तबीयत खराब होगा तो निश्चित है आपका जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं फिर आपको स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा, इसलिए जो है थोड़ी सी अपनी बात को आपको बचा रखें। और मैं आपके साथ हूँ इस स्टडी 100 में और टेस्ट सीरीज़ के महाकुंभ को लेकर के। और इसके अंतर्गत आपको बता देना चाहता हूँ कि 10 दिसंबर से जो लगातार हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे क्लासेस में, इसी का मैं आपके साथ जो है ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप इसको क्या करें, आनंद लें और इसमें संबंधित जितने भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करें, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपके पिछले 10 सालों से जो आने वाले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं का मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ और अपने क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या है इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारा एक और भी चैनल है प्रदीप क्लासेस, जिस पर हमारे एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं और लगभग सभी चीज़ें समाप्त तो होने वाली भी हैं। और यहाँ अगर बात करें हम तो आपको टेस्ट सीरीज का महाकुंभ दे रहे हैं और यह चैनल आपके लिए ओनली कंपटीशन एग्जाम के लिए बना हुआ है। तो जल्द ही इस पर क्या है और भी तमाम जो है चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो आप इंतज़ार करें और जो भी आपको यहाँ पर मैटर दिया जा रहा है इसको आप लेकर चलें और जो है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से यहाँ से करें। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से आपको नहीं बताई जा रही हैं, मतलब बड़े क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे हैं, तो आप जाकर प्रदीप क्लासेस को देखें और वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो चीज़ें आप यहाँ मिलना चाहते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो है सभी बड़ी चीज़ें को मतलब जितने भी क्वेश्चन बड़े हैं उनको अच्छी तरह से सॉल्व किया गया है, तो आप जाकर उसको सॉल्व करें, देखें। ठीक है, तो आते हैं हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए स्टडी 100 के माध्यम से टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में। और आज हमारा जो क्लास होगा किसका होगा, केमिस्ट्री का होगा। केमिस्ट्री यानी जो हमारा टेस्ट सीरीज चला हुआ है उस टेस्ट सीरीज में 31 दिसंबर को जो टेस्ट सीरीज चला हुआ है उसको लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हैं, तो आप इसको देखें और क्या है इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हमारा शायद तीसरा वीडियो होगा केमिस्ट्री का और ये पूर्ण बुक का होगा। तो अभी तक हमारा जो 2 वीडियो गए हैं वो क्या हो गए, एक हाफ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट गए हैं, लेकिन इसको क्या है कंप्लीट आपका कंबाइन किया गया। जैसे आपका बोर्ड पेपर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप देखें और आनंद लें। चलिए देखते हैं हम लोग और बात करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, देखिए हमारा पेपर है प्रदीप क्लासेस, देखिए यहाँ पर चैनल है हमारा। ठीक है, और प्रदीप क्लासेस हमारा चूंकि कोचिंग क्लास है और इसके अकॉर्डिंग हमारा एक चैनल भी है। और यहाँ से देखा जाए तो मैं आपको 31/12/2023 को यह जो पेपर हुआ इसी को सामने आपके लिए प्रस्तुत हूँ। और यह जो है हमने लिख दिया है यूपी बोर्ड पेपर। निश्चित है बता तो रहा हूँ, एकदम 101% बताता रहा हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूरी तरह से मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी दिया जा रहा है यहाँ पर ऑथेंटिक दी जा रही है, आप इतना ही अगर पढ़ लें, इतना मैं दे रहा हूँ, इतना ही पढ़ लें तो मैं एकदम गारंटी ले रहा हूँ कि 90% प्लस तो आपका रहेगा ही। फिजिक्स केमिस्ट्री आपके मैथ में या बायो में, और आप फिर हिंदी इंग्लिश तो आपके ऊपर है कितना आप लिख रहे हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। फिलहाल मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो गारंटी ले रहा हूँ कि 90+ तो नीचे नहीं रहेगा नंबर, क्योंकि आपके सब कुछ जो है यूपी बोर्ड का सारा क्वेश्चन 2024 का लीक कर दिया गया, मतलब क्या यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको देखें, ध्यान दें। ठीक है, क्या करेंगे देखिए हमारा जो है हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और आप देखिए थोड़ा जूम कर दे रहे हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलेगा, टेस्ट सीरीज चल रहा है और ये क्या है 31/12/2023। मैक्सिमम जो मार्क है वो कितना 70 नंबर का केमिस्ट्री है और 2.5 घंटे का हमारे यहाँ पेपर चलता है चीजें। ठीक है, सभी प्रश्न करने हैं और पहला जो आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जो एक क्या है 6 नंबर का होता है, 6 क्वेश्चन होगा, 6 नंबर का रहेगा। और इसमें हम पहले क्वेश्चन की ओर चर्चा देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम और कम कर दें। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की चर्चा करें हम। तो कह रहा है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। याद रखिएगा 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं।
तो मोलों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो मोलों की संख्या की जो बात होती है आपको पता हो जाना चाहिए कि मोलों की संख्या जो होती है उसका जो है सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दूं, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार बटा क्या होता है, पदार्थ का अणुभार होता है। पदार्थ का क्या होता है, अणुभार होता है। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 180 ग्राम जल है, जल का भार कितना दिया जरा बताइएगा। पदार्थ का भाग 180 ग्राम दिया गया है और जल का अणुभार देख लेते हैं। जल का अणुभार H2O का अणुभार क्या होगा बताइए। H2O का अणुभार हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 ही करने 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, तो 2 प्लस कितना होगा 16 इज इक्वल कितना होगा 18 हो जाएगा। यानी अणुभार कितना है 18 आ गया, और पदार्थ का भार कितना दिया है 180 दिया गया है, तो 180 बटा कितना कर देंगे 18 कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कितना आएगा 10 मोल आएगा। कितना आएगा बताइए 10 मोल आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, तीसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, तीसरा सही होगा। इसमें पहले का क्वेश्चन का जो होगा वो तीसरा। आप दिखाई दे रहा है सब कुछ ना, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा समस्या हो रही तो बताइए। चलिए आपको और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा चीजें, ठीक है। चलिए आते हैं, तो 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, 10 मोल होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका पहला मतलब पहला बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन अगला देखिए बोल रहा है कि A, B और C तत्वों के मानक अपचयन विभव दिया गया है। A, B, C तत्वों के मानक अपचयन विभव दिया है, क्रमशः कितना दिया है, प्लस 0.68 B दिया गया है, माइनस 0.650 वोल्ट, V मतलब वोल्ट है, और यहाँ पर माइनस 2.5 वोल्ट है। उसकी अपचयन शक्ति का क्रम निकालिए। अपचयन शक्ति का क्या निकालना है, क्रम ज्ञात करना है। अपचयन शक्ति का क्रम ज्ञात करना है, कितना इसका क्रम मतलब जो है घटता क्रम ज्ञात करना है। तो एक बात बता दे रहा हूं, जिसका अपचयन जो विभव होता है, यानी अगर देखा जाए अपचयन जो विभव है जिसका प्लस में जितना अधिक होगा उसका अपचयन विभव उतना ही क्या होगा, कम होता है, और जिसका जितना ही अधिक जितना कम होगा उसका क्या होगा उतना ही अधिक होता है। ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका फर्स्ट पार्ट है जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसका जो आपका सेकेंड चैप्टर यानी विलयन के बाद का जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे तो -2.5 जो वोल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसकी जो मानक अपचयन विभव होगा ये शक्ति क्या होगा, काफी अधिक होगी, और जो प्लस में है इसका क्या होगा, काफी कम होगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे सबसे नीचे मिलेगा गोल्ड मिलेगा, और सबसे ऊपर क्या होता है, लिथियम होता है। तो लिथियम का देखेंगे -3 पॉइंट कुछ होता है, तो ये इसका जो वैल्यू होती है ये जो है मानक अपचयन विभव क्या होगा, सबसे अधिक होता है। जबकि यहाँ देखा जाए AU का जो होता है +1.5 कुछ होता है, इस प्रकार से होता है, तो इसका मान जो होता है सबसे कम होगा। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तीसरा सही होगा। इसमें सी क्या होगा, थर्ड सही होगा, यानी C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, यानी सबसे कम अगर मानक अपचयन विभव होगा तो किसका होगा, प्लस में +0.68 वोल्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर ख है ये इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, सही होगा। तो इसको आप नोट करें, इसको आप नोट कर ले, और विद्युत रासायनिक श्रेणी को एक बार और जरूर देखें क्योंकि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और अगर आपको देखना है तो प्रतिदिन क्लासेस पे जाएं और वहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा वीडियो आपका पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के आप पूरी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्रम की बात करते हैं हम। तो ये समाकलित वेग समीकरण की बात हो रही है यहाँ पर। प्रथम कोटि अभिक्रिया आप जानते हैं जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी है, और रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत देखा जाए तो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया आती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण क्या होगा, तो बताइए जरा। आप इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है। अब जरा देखिए, इसमें तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों अलग हैं, ये तो खत्म है, इसमें कोई दिक्कत इसमें है नहीं, बस ये दोनों में किसी का होगा। लेकिन यहाँ T² दिया, T² होता नहीं है, तो K इज इक्वल होता है 2.303/T log 10 बेस 10 A बाई कितना होगा है, A-x होता है। A मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता होती है, और A-x मतलब होता है T समय पश्चात जो सांद्रता उसकी घट चुकी है, अभिक्रिया के पश्चात जो सांद्रता शेष बची है वो होता है A-x। तो यहाँ पर आप
आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट इसका सही होगा। यानी प्रश्न नंबर जो आपका गा दिया गया है जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, यानी k = 2.303/t log 10 बेस 10 a बाई क्या होता है, कितना होगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ, संपन्न हुआ। इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पिक्रिक अम्ल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए ध्यान सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन पिक्रिक अम्ल है? और पिक्रिक अम्ल क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर दिया आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, 2,4,6 नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रोफिनाल हो जाएगा, और यहाँ पर आर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल होगा। तो यहाँ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि पिक्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल होता है। 2,4,6 क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनाल होता है। तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें, और आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड सही होगा, प्रश्न नंबर घ का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में आपके पूछा गया है। पिक्रिक अम्ल बता दे रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आप जानते हैं, इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो आपके 2024 में यहां से निश्चित है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप क्या करें, जा करके आप देखें वीडियो, आप फिनाल एल्कोहल फिनाल ईथर, ये जो है थंबनेल बनाया गया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 5th तक जो है आपका वीडियो होगा। अभी ईथर नहीं बताया गया तो आप इसमें फिनाल तक जाकर के इसको देखेंगे, तो वहां पर क्लोरोबेंजीन से आपको ट्राइनाइट्रोफिनाल यानी कि पिक्रिक अम्ल और फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि बता दी गई है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आपका घा का जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। आगे चले हम लोग, यहां देखते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है भाई, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके क्या कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 का नाम है। किसका होगा बताइए, विटामिन B2 का नाम होगा, क्योंकि विटामिन ए का मान बताइए क्या होता है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का जो नाम होता है रासायनोकोबालामिन, क्या होता है? विटामिन B12 का मान कितना होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए, जैसे साइनोकोबालामिन होता है। और विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। तो विटामिन B2 का क्या होगा बताइए, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। तो विटामिन B2 इसका क्या आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही होगा। तो इस चीज को आप क्या करें, नोट कर लें। ठीक है, ये भी आपका रासायनिक नाम निश्चित है, आपसे पूछा ही जाएगा पेपर में, तो आप इसको आप पूरी तरह से याद रखें। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फास्जीन, फास्जीन गैस इसमें है, कौन है? 6 नंबर है फास्जीन, जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, आप विकल्प का लास्ट क्वेश्चन है। फास्जीन है, pH3 है क्या, POCl3 है क्या, CH2 है क्या, COCl2 है क्या? इनमें आपको क्या करना है, देखना है। तो आपको बता दे रहा हूं, pH3 जो आपका दिया इसे कहते हैं हम फास्फीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भूलिएगा नहीं, ये फास्फीन है। POCl3 क्या, इसे फास्फोरल क्लोराइड कहते हैं, या फास्फोरिल क्या है अम्ल कहते हैं इसको, फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं, इसे फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसको कहेंगे COCl2 बोला जाता है, और इसी को कहते हैं फास्जीन गैस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फास्जीन गैस कहते हैं, या कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड भी किसे कहा जाता है। तो फास्जीन गैस को, फास्जीन गैस कैसे बनती है भाई, आपको बताया गया फास्जीन गैस कैसे बनती है। फास्जीन गैस मैंने बताया है कि जब क्लोरोफॉर्म को सूर्य की प्रकाश या हवा वायु में क्या होता रखा जाता है, या रोशनी मिलाया जाता है, तो तुरंत क्या ऑक्सीकृत हो जाती है, और ऑक्सीकृत होकर के एक प्रकार की जहरीली गैस बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फास्जीन गैस कहते हैं। और फास्जीन एक प्रकार क्या जहरीली गैस से बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो इसको आप क्या करें, नोट करें। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है 6 का क्या हुआ, चौथा आपका ऑप्शन नंबर सही है। तो इस प्रकार से देखें हम, तो आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न क्या हुआ, समाप्त हुआ। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने थे आपके? 6 थे। एक पहला हो गया, खा का हो गया, गा का हो गया, और क्या है, घा का हो गया, और क्या है, चा का हो गया। तो इस प्रकार 6 का हुआ। इस प्रकार से देखें तो इसमें से आपका बहुत बार सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें। फिर आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग, जो आपके क्या होते हैं, 2 नंबर वाले होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए 2 × 4 यानी क्या 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इस बार आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना आने की संभावना है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व देखो क्या होता है, एक बार बता दे रहा हूं। हमारा जो
आवर्त सारणी है, हमारे जो आवर्त सारणी है उसमें जो है हमने इसको पिछला भी पेपर देखेंगे तो उसमें शायद था ये चीजें, लेकिन बात फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो होती है हमारी आवर्त सारणी है, और सारणी को जो है तत्वों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें 5 प्रकार के तत्वों को क्या बांटा गया है। पहला होता है आपका निरूपक तत्व। क्या बोलते हैं बताइए? निरूपक तत्व कहते हैं। पहला बोलते हैं निरूपक तत्व होता है जो आपका एस ब्लॉक है, और क्या बताओ पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक और क्या बताओ पी ब्लॉक आपका जो होता है ये क्या बोलते हैं? निरूपक तत्व कहते हैं हम। और पी ब्लॉक में अक्रिय गैस को छोड़ दिया जाए, उसके बाद में क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। ठीक है, क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। और फिर आपका जो तीसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? संक्रमण तत्व कहते हैं। बताओ क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण तत्व होता है। और आपका बता दूं मैं, अच्छा यहाँ 5 नहीं होगा, 4 ही होगा, 4 ही प्रकार का होता है। और लास्ट में होता है क्या होता है? आंतरिक संक्रमण तत्व होता है। क्या होता है बताइए? आंतरिक संक्रमण तत्व होता है, आंतरिक संक्रमण तत्व हो जाएगा। तो यहाँ आपको बता दूं मैं कि ये जो आपका दिया गया है 4 प्रकार के एलिमेंट से क्या है, इससे पूरी आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। निरूपक तत्व होता है, अक्रिय गैस होता है, अक्रिय तत्व बोलते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, और क्या आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो निरूपक तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश का एक कोश क्या होता है भाई? अपूर्ण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरूपक तत्व कहते हैं। और ऐसे तत्व कौन होते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में होते हैं। पी ब्लॉक में हालांकि अक्रिय गैस को छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निरूपक तत्व कहेंगे। अक्रिय गैस ऐसे तत्व जिनके बाहर का कोई भी कोश अपूर्ण ना हो, पूरी तरह से क्या भरा हो, उसे अक्रिय गैस कहेंगे। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिसके बाहर के क्या होते हैं? 2 कोश अपूर्ण होते हैं, और जिसका बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS1, या यह होता है NS1 या सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं NS2, या होता है NS क्या होता है? 1 या 0 होता है, इस प्रकार से लिखेंगे, या 1 या 2 लिख सकते हैं। और उसके पिछले कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 होता है S2, N-1 क्या होता है? P6, और N-1 क्या होता है बताइए? D12 क्या होता है? 10। याद रखिएगा इस चीज को, कैसे पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी कोश का क्या होता है? 2 कोश अपूर्ण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। और ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश के कितने होते हैं? 3 कोश अपूर्ण होते हैं, उसे कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और आंतरिक संक्रमण तत्व के में देखा जाए तो क्या आता है बताओ? एफ ब्लॉक आता है। बताओ क्या आता है? एफ ब्लॉक। संक्रमण तत्व में कौन आता है? डी ब्लॉक आता है। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए आंतरिक संक्रमण तत्व की परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा देने क्रम में आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश क्या होते हैं? 3 कोश क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। ठीक है, या उनके बाहरी कोश का जो विन्यास होता है वो क्या होता है? 4F। क्या होता है? 4F। 1 to कितना होगा बताइए? 1 to 14 होगा। 5F भी क्या होता है? 1 to क्या है? 14 होता है 5F। 4F का मतलब होता है लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं उसे बोला जाता है। और 5F का मतलब होता है जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 14 क्या तत्व हैं जो आवर्त सारणी से बाहर रखे हैं, वो सभी क्या होते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व के रूप में क्या जाने जाते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी खा की बात करते हैं। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V यानी भार बटा आयतन। अच्छा पहले इसको नोट करें फिर आगे बताते हैं, हम आगे बताते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा हम इधर जगह देख लेते हैं। हाँ चलिए, इतने जगह में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन हम खा की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आपका करीब जो है यह क्वेश्चन आपका 2018 में आया था, 2022 में भी आया था। यह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनिएगा इस चीज को कि किस ताप पर ग्लूकोज 5% W/V भार बटा क्या दिया है? आयतन। किस ताप पर? यहाँ क्या पूछा भाई आपसे? ताप पूछा है, याद रखिएगा आपसे ताप पूछा हुआ है। किस ताप पर 5% W/V यानी भार बटा आयतन विलयन में 7 वायुमंडलीय दाब, याद रखिएगा यहाँ प्रेशर दाब P का मान दिया गया है, दाब उत्पन्न करता है तो R का मान दे दिया यहाँ पर आपको। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। PV आपको जाना पड़ेगा विलयन में, और विलयन में एक हेडिंग है उसका नाम है वांट हाफ समीकरण। वांट हाफ समीकरण में PV nRT होता है, याद रखिएगा। PV क्या होता है बताइए? nRT होता है। और यहाँ अगर देखा जाए ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का जो अणुभार होगा, ग्लूकोज का अणुभार देख लीजिए आप लोग, C6 होता है, S12 होता है, O6 होता है, और C6H12 होता है। इसका अगर अणुभार निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट का, अगर अणुभार निकालेंगे अणुभार यानी m का मान निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा?
कार्बन का 12 होता है, 12 छक कितना होगा 72 हो जाएगा। और कितना होगा बताइए, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 12 एक 12 हो गया। और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 छक्का कितना होगा 96 हो जाएगा। और सभी को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। कितना बताइए, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हुआ कितना आएगा 180 आ जाएगा। इतना निकल गया आपका। हमको क्या निकालना है, ताप निकालना है। आपको तो पता होना चाहिए कि अगर P इज इक्वल का मान निकालेंगे हम यहाँ पर, तो N को क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा। थोड़ा सा एक स्टेप हम और बढ़ाएंगे। PB इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, भार बटा अणुभार। भार बटा क्या होगा बताइए, अणुभार गुणे क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इस सहमत हैं पूरी तरह से कि यहाँ पर देखा W/M दिया गया है। W माने भार और M माने क्या, अणुभार हुआ। मोलों की संख्या को भार बटा अणुभार कहते हैं, कुछ देर मैंने पहले बताया। और यहाँ से अगर P का मान निकालेंगे तो आप देखिए, 2 मिनट रुकिएगा, हमको क्या निकालना है, R का मान निकालना, हमको क्या निकालना, सॉरी T का मान निकालना है। तो T का अगर मान निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए W/B दे दिया गया, W/B दिया गया है। तो पहले आप देख लीजिए P का अगर मान निकालना चाहते, P देखें P अगर तो 1/m लिख सकते हैं इंटू W/B लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर थोड़ा सुनिएगा बात को, W/B लिख सकते हैं क्योंकि B जाएगा नीचे भाग में जाएगा, तो W/B लिख सकते हैं। W/B मिल गया कि नहीं मिला, किसका मान कितना दिया है 5% दिया गया है। और यहाँ क्या होगा R होगा, यहाँ पर क्या होगा T हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, T का मान निकाला तो T इज इक्वल आपको पता होना चाहिए P गुणे कितना होगा M हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा W अपान कितना V इंटू कितना होगा T हो जाएगा। बहुत ही आसान देखिए बन गया चीजें, बहुत ही आसान बटा। T इज इक्वल कितना हो जाएगा, P का मान दिया है 7, M का मान 180 हो जाएगा, और B का मान W/B का मान कितना है 5% है 100% में। और R का मान जो आपका कांस्टेंट है 0 पॉइंट कितना दिया गया बताइए, 08821 हो जाएगा, 0821 हो जाएगा। इसी को हमको क्या करना है, ले करके सॉल्व करना है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान आएगा वह आएगा 306.94 केल्विन। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आएगा 306.94 केल्विन आएगा। या तो इसी को आप आंसर मान सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, T का अगर मान निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 306.94 में से क्या करेंगे 273 घटा दीजिएगा आप, तो ये जो निकलेगा उस किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा, आशा है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किस ताप पर ग्लूकोज का 5% विलयन जो है W/B क्या है, भार बटा आयतन से 7% वायुमंडलीय प्राशर दाब के द्वारा उत्पन्न करता है। तो ताप का मान निकालना है, तो ताप का मान बिल्कुल आपके सामने है, इसको आप नोट कर ले। ठीक है, तो नोट कीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखिए खत्म हुआ, वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा। चलिए आगे चले, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम देखिए। फैराडे का विद्युत अपघटन का अगर नियम है तो 2 नियम इसके दिए गए हैं भाई। देखिए फैराडे का, देखिए तो एक बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक फैराडे का नियम कहाँ, फैराडे के नियम 2 जगह हैं, एक है आपका फिजिक्स में और एक है कहाँ, यहाँ पर। फिजिक्स में आपका जो दिया गया है तो कैसा दिया है, यहाँ पर जो है बात हो रही है विद्युत अपघटन की, वहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की बात की गई है। वहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना E इज इक्वल का था -ΔΦ/ΔT, ये चीज उन्होंने बताया था वहाँ पर। यहाँ पर कुछ और की बात, निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा यहाँ पे 96,000 कितना 500, ये सब फैराडे नियतांक, ये सब आपको याद रखना है, याद रखिएगा। तो अगर आपको इसको देखना है, इसको पूरी तरह से इसको समझना है, तो आप जा करके मेरा वो प्रदीप क्लासेस चैनल देखेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ मिलेगा। फैराडे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वहाँ पे सॉल्व किया गया है, थंबनेल लगाया गया होगा, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। हो गया, इसको आप क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम क्या है, इनका प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है, और दोनों नियम एग्जाम में पूछा गया, जबरदस्त पूछा गया। प्रथम नियम कहता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। पहला ये दिया गया। दूसरा दिया गया, दूसरा कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ी विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा की विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस चीज को देखें तो 2 नियम दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, पहला दिया गया कि निक्षेपित इलेक्ट्रोडों पर, मतलब किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में
किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होगी विलयन में प्रवाहित की गई कुल जो है विद्युत की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी अगर देखा जाए किसी विलयन में, अगर किसी विलयन में क्यू कूलाम की मात्रा क्या बताइए, क्यू कूलाम आवेश क्या प्रवाहित है, क्यू कूलाम आवेश क्या है प्रवाहित की जा रही है। तो इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा W इज प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, W इज प्रोपोर्शनल कितना बताओ, Q हो जाएगा, कितना होगा W इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q हो जाएगा। W क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा होती है, याद रखिएगा इस चीज को। और इन्होंने दूसरा बताया था ये, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल क्या होता है, W यहाँ पर Q इज इक्वल IT होता है, तो I गुणे क्या होगा T हो जाएगा। T मतलब क्या होगा धारा, T मतलब समय हो गया, I मतलब धारा हो गई। और प्रोपोर्शनल को मिटाएंगे तो एक कांस्टेंट Z आता है, Z गुणे I गुणे कितना होगा T होता है। Z क्या होता है बताइए, Z यहाँ पर क्या है फैराडे नियतांक है, जो कि जिसका मान कितना होगा 96,000 क्या होता है 500 कूलाम होता है। इसको आप याद रखिएगा। दूसरा इनमें दिया गया है कि जो मैंने बताया कि जब कि श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा की विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उसके तुल्यांक भारों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों के द्रव्यमान जो होते हैं उसके तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। यानी अगर देखा जाए W1 बाई W1 बाई कितना होगा W2 इज इक्वल कितना हो जाएगा बताइए, E1 अपान कितना होगा E2 होगा, E1 अपान कितना होगा E2 हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, E1 अपान कितना होगा E2 हो जाएगा, E1 अपान E2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये इनका दूसरा नियम है, उनका पहला नियम है, इसको आप ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है। सुन करके इसको लिख लीजिए या फिर आप जाके चैनल पे देखिएगा तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूरी तरह से आने की पूरी तरह से उम्मीद है, ठीक। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये चीजें देखो दिमाग में, चीजें क्या है लोगों के, हम क्या बताएं, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, लेकिन लोग पता नहीं किस प्रकार से पढ़ते लिखते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, सुनो, ये देखो हाइड्रोजन है, ये क्या है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे पहले क्या बहुत हल्की गैस है, क्या बताओ वो सबसे हल्की गैस है। ये क्या है क्लोरीन है, और दोनों के संयोग से क्या बना है HCl बना हुआ है। अब जरा बता दीजिए आप, क्या ऐसा हो सकता है तुरंत प्रक्रिया। हाइड्रोजन हल्की गैस अगर किसी भी जार में इसको रख देंगे, तो क्या इसमें सांद्रता है? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन क्या होगा, ऊपर लटका रहेगा और क्लोरीन नीचे रहेगा, क्लोरीन भारी है। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि क्या इसके बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन करने के लिए किसी को आना पड़ेगा ना। मतलब भाई दो व्यक्ति हैं, दोनों क्या नाराज होकर के उधर हैं, एक उधर है, तो बीच में किसी को मध्यस्थता होना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो बीच में मध्यस्थता के लिए कोई आएगा, चलो दोनों को मिलाते हैं हम लोग। तो दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, HNU, यानी क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। यहाँ पे सांद्रता बहुत ही कम है, सांद्रता ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी बताइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन होगी बताइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। शून्य कोटि की क्या बताइए अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जहां पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है वो सभी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक, याद रखिएगा इसे इसको। अब इसका जो अगर देखा जाए तो इसकी जो है वेग स्थिरांक की इकाई लिखना होगा, तो वेग स्थिरांक की इकाई लिख सकते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इकाई मतलब उसका मात्रक लिखना है, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, नोट कर ले, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने क्रम में बता रहा हूं इसके आगे। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ये भी आपका 2 नंबर का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो ये भी 2 नंबर का है। तो 8 नंबर हम लोगों का लिए, 6 नंबर 8 से 14 नंबर हो गया मेरा, 14 नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं 8 नंबर और की बात। तो 14 8 कितना होगा, 14 8 हो जाएगा 22। कितने होंगे, 22 हो जाएंगे ना, बिल्कुल आप गिनती जानते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन वाले, मतलब 22 नंबर क्वेश्चन और भी करने जा रहे हैं हम लोग। कह रहा क्लोरीबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं है ये चीजें। क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता दे रहा हूं, जब आप जाके पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 होता है। एक होता है नाइट्रीकरण, एक होता है सल्फोनीकरण, एक होता है क्या हाइलोजनीकरण। तीनों अभिक्रियाओं में किसी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपसे पूछा जा रहा है तो।
ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। और एक होता है ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और एक होता है क्या, क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कराएंगे, तब भी वहां प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया इसका, ये हो गया Cl क्लोरोबेंजीन हो गया, और प्लस क्या होगा NaOH से क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसको क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो विस्थापित करने के पश्चात क्या बनाएगा, फिनाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए, फिनाल बनेगा, और फिनाल के साथ साथ क्या बनेगा, उसके आगे देखा जाए तो NaCl बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या इसका नाइट्रीकरण और क्या है, हाइड्रोजनीकरण सल्फोनीकरण भी कर सकते हैं। तो अभी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इसकी हिंदी के साथ लिखनी पड़ेगी। 1 नंबर हिंदी है, 1 नंबर क्या इसका रिएक्शन है। जैसे हम क्या लिखेंगे बताओ, क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन लिख देंगे। इसे क्या लिखेंगे बताइए, फिनाल, इसे क्या लिखेंगे, फिनाल, और इसे क्या लिखेंगे बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ें। हम बात करते हैं तीसरे के खा क्वेश्चन की। जल्दी जल्दी देखिए, पढ़ते जाएं, क्वेश्चन को देखते जाएं और पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन चल रहा है ये। ठीक है, चलिए देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल एस्टर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए ये चीजें तो भाई अभी मैं इसको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल मैं जल्दी ही आपके सामने वीडियो लेकर के सामने आ रहा हूँ। तो ईथर है यहाँ पर, तो विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल एस्टर बनाने की क्या है, विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप धैर्य रखें। तो क्या होगा बताइए, इसमें इन्होंने क्या किया है, सोडियम एथॉक्साइड को लिया है। याद रखिएगा, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ क्या कर रहे हैं, गर्म करेंगे। याद रखिएगा, सोडियम एथॉक्साइड को, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला जरा बताएं क्या होगा, C2H5 हो जाएगा और O हो जाएगा और Na हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ C2H5I, यहाँ देखा जाए एथिल आयोडाइड हो गया। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ अगर कराते हैं आप, तो यहाँ पर देखा जाए तो मिल जाएगा हमको डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। यानी क्या होगा, सोडियम आयोडाइड क्या होगा, बगल हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2H5 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। तो ये जो है आपका विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल बनाने की रासायनिक क्या है, विधि बताना है और क्या लिखना है, इसको जो है समीकरण लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका रासायनिक विधि, पहले देखो हिंदी, एक बात याद रखिए, लिखने का तरीका यही है। 2 नंबर का क्वेश्चन खाली समीकरण लिखने से नहीं होगा, आपको करना पहले ये है कि विलियमसन संश्लेषण विधि में क्या किया गया है, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होती है। पहले उसको हिंदी लिख देना, फिर उसकी समीकरण लिखना। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्या है, डाई एथिल ईथर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस चीजें लिख सकते हैं, इसका नाम होगा, बताइए क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड होगा। ठीक है, और ये चीज आप नाम जरूर लिखेंगे यहाँ पर। इसे क्या कहेंगे, एथिल आयोडाइड कहेंगे, एथिल आयोडाइड कहेंगे, आयोडाइड कह देंगे यहाँ पर। इसे कहेंगे डाई एथिल ईथर कहेंगे, इसे डाई एथिल ईथर कहेंगे, डाई एथिल ईथर कहेंगे इसे। और ये आपका सोडियम आयोडाइड होगा। ये डाई एथिल ईथर का आईपीसी नाम बताइए क्या होगा, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन होगा। ये चीज याद रखिएगा। चलो ये कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं हम लोग। नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां को वर्णन कीजिए। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नाइट्रोबेंजीन बताते हैं हम। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधि का वर्णन करना है, तो देख लीजिए इसको क्या कैसे बनेगा। और ये जो आपको करना ये है कि इसमें याद रखिएगा, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। पहला जो इसका होगा, 2 समीकरण इसको बनाना है। तो पहला होगा बेंजीन का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
रिएक्शन कराना है। बेंजीन का मतलब हुआ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हुआ बेंजीन, ये हुआ बेंजीन, और इसके साथ अगर देखा जाए HNO3 को लेकर के हम बात करेंगे, और साथ में इसमें क्या होगा, H2SO4 का रिएक्शन कराया जाएगा। तो यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बताइए, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन हो गया, NO2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेंजीन के साथ क्या करना है, नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन करा देना है। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये नाइट्रोबेंजीन होगा। क्या होगा बताओ, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ठीक, तो पहला समीकरण आपका ये बना, पहला समीकरण ये बन गया। तो पहला समीकरण आप नोट करें। फिर अगले समीकरण की अगर बात करें तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से भी क्या होता है, बनता है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से भी अभिक्रिया कराते हैं, तब भी नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से हम क्या कर सकते हैं, हो गया ये। चलिए देखिए, दूसरा आप क्या लिखेंगे, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से, दूसरा आप क्रिया आप लिख लीजिएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। देखिए ये बेंजीन हो गया, बेंजीन डाई का मतलब हुआ 2 एजोनियम क्लोराइड हो गया, और इसका जो होता है हाइड्रो, इसका बोरान फ्लोराइड से रिएक्शन होता है इसका, याद रखिएगा। इसमें हाइड्रोजन टेट्रा ब्रोमोफ्लोराइड के साथ होगा। ठीक है, तो यह जो पहला रिएक्शन बनाएगा इसमें, हाँ, यह जो पहला इसमें रिएक्शन बनाएगा, इसका सोडियम नाइट्राइड से क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, इसे नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ आप कॉपर के साथ, इसको कॉपर चूड़ के साथ क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका डी ब्लॉक से दिया गया, संक्रमण तत्व से दिया गया। कह रहा है Mn3 पॉजिटिव आयन की अपेक्षा Mn2 पॉजिटिव आयन अधिक अस्थायी क्यों है, अस्थायी है क्यों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैग्नीज है ये क्या है, मैग्नीज 3 पॉजिटिव है की अपेक्षा मैग्नीज 2 पॉजिटिव अधिक आयन अधिक अस्थायी क्यों होता है। देखो जो ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या देखें, हम बार बार बताएं से इसको जब पढ़ाए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें बताया गया है कि डी ब्लॉक जो होता है, डी कोष जो होता है, डी कोष में
कुल जो होते हैं 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं बताइए? 5 कक्षक होते हैं। अगर 5 कक्षक, इसी की कक्षकों के भरने के क्रम, इलेक्ट्रॉन के द्वारा कक्षकों के युग्मित होने के क्रम पर हम ध्यान देते हैं। अगर पूरा कक्षक युग्मित है तो ऐसी अवस्था में अस्थायी होगा, और अयुग्मित है तो क्या होगा? अस्थायी होगा। इसी को हमको देखना है। एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब भी मैग्नीज जो होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो s ब्लॉक जो निकलता है, s उपकोष जो होता है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। s उपकोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर निकालता है। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर आपको बता देना चाहता हूं मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 25 होता है। कितना होता है बताइए? 25 होता है। तो यहां देखा, पहले मैग्नीज का हम क्या करेंगे? अक्षयगढ़ संख्या है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे। परमाणु क्रमांक कितना होगा? परमाणु क्रमांक हुआ 25, तो 25 का निकालेंगे तो क्या होगा बताइए? 1s2 होगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 3d और 4s क्या होगा? लास्ट में 2 बचेगा। यहाँ पर कितना होगा देखो, 6 4 10 18 हो गया, 18 2 कितना 20 हो गया, और 20 5 कितना होगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 20 5 25 हो जाएगा। तो हुंड ने क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉनों को आप क्या करते हैं? भरते हैं किसी कक्षक में, तो या तो पूरा सिंगल सिंगल होना चाहिए, या तो पूरा डबल होना चाहिए, या तो एक अयुग्मित हो, या तो पूरी तरह से क्या युग्मित होता है, तो वो पूरी तरह से उसे क्या करते हैं? पूरी इतना स्थायी होता है। यहाँ देखा जाए अगर, तो अगर Mn3 पॉजिटिव करते हैं, क्या करेंगे? Mn3 पॉजिटिव करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। जो कि ये पूरा बताओ किसका? ये पूरा अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। आर्गन कितना? 18 होता है, इसको आप छोड़ देना है। बाकी जो भी डिस्टर्बेंस होगा इसी में डिस्टर्बेंस होगा। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालता तो 25 में से 3 क्या बताइए कितना बचेगा? 22 बचेगा। 22 3 कितना होता है? 25 होता है। और अगर निकालेगा तो ये तो आपका अस्थायी, इसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। तो पहले s को निकाल लेगा बाहर, s को बाहर कर देगा तो 2 निकलेगा, और इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 3d कितना बताइए? 3d कितना बचेगा? 4 बचेगा। और इसको अगर हम कक्षकों के अनुसार इसमें भरना चाहें हम, तो क्या होगा? 1 2 3 4, यानी 4 देखें 5 कक्षक होगा इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक कक्षक क्या हो? खाली हो गया आपका। और अगर हम Mn2 पॉजिटिव की बात करें तो Mn2 पॉजिटिव में क्या 23 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर 3d5 रहेगा। 3d5 क्योंकि आपका वो 4s2 जो कोष है यही केवल बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसको भरना चाहें हम, भरने क्रम में देखा है तो क्या होगा? 5 इसमें कक्षक होंगे। तो ऐसी स्थिति में सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा और सिंगल हो जाएगा। यानी कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से सभी कक्षक क्या भरे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अधिक अस्थायी होगा। किसकी अपेक्षा? Mn3 पॉजिटिव की अपेक्षा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ? समाप्त हुआ। यानी 22 नंबर क्वेश्चन हम क्या कर लिए? हल कर लिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने क्रम में कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला पृष्ठ खत्म होगा, सेकंड पृष्ठ की बात करते हैं। ठीक है, चले आगे चले। देखो यहाँ ये हमारा YouTube चैनल है प्रदीप क्लासेस और @study100pc। आप इसको अगर लिख के लिखेंगे तो निश्चित एफर्ट से हमारा जो है स्टडी 100 जो चैनल हो आ जाएगा, या तो स्टडी 100 लिखेंगे तभी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं कुछ 3 नंबर वाले क्वेश्चन को लेकर के, जो कि थोड़ा बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लेकर चर्चा करते हैं। देखो इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 12 नंबर के हो जाएंगे। और फिर आगे जो आपका क्वेश्चन होगा 5वां क्वेश्चन ये क्या होगा? 4 नंबर का रहेगा, जो कि 16 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ आपको पहले हम क्या करते हैं? 4 नंबर देख लेते हैं। कोलराउस का नियम समझाइए तथा इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस का नियम आपको बार बार मैं बताया हूं कि यह चीजें क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और कोलराउस का नियम मैं पिछला भी वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको जाकर के अनंत अनुता पर इन्होंने बताया, अपना रूल दिया है। अनंत अनुता पर इन्होंने क्या किया? अपना नियम दिया है। ठीक है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो किसी विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है। तो कोलराउस का नियम क्या है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता इनके धनात्मक और ऋणात्मक के मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो अनंत अनुता पर जो उसकी चालकता होती है उनके धनात्मक और ऋणात्मक के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। और आप जाकर के इसका वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा, वहां एग्जाम्पल को बताया है। ठीक है, आगे चले। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। वाष्प पदार्थ के संबंध में राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। देखिए इनका भी नियम बहुत ही आसान है, बहुत ही दिक्कत नहीं। ये पूरी तरह से इनका जो नियम है वो अवाष्पशील पदार्थों पर ही क्या होता है? लागू होता है। पूरी तरह से इनका नियम किस पर है? अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है। तो अवाष्पशील पदार्थ के लिए इन्होंने क्या किया? बहुत कुछ अपने नियम में बोला है।
तो याद रखिएगा, ठीक है। राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस साल भी आपके आने की पूरी तरह से क्या है, संभावना ये है, पूरी तरह से आने की पूरी तरह संभावना है। तो इसलिए आप इसको नोट रखें और इसको क्या करें, याद रखें हमेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन को देखिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले क्वेश्चन भी हमने राउल्ट के नियम को क्या किया था, व्याख्यात किया था। पिछले भी क्वेश्चन में हमने क्या है, राउल्ट के नियम का व्याख्या किया था। ये 2016, 18, 22 और 23 में आ चुका है। इसमें बताया गया है किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ की मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। विलेय पदार्थ की मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसमें देखा जाए आपेक्षिक अवनमन की बात किया जाए तो क्या होगा, पी माइनस पी एस, पी डिग्री माइनस पी एस अपान कितना होता है, पी डिग्री इज इक्वल होता है एन अपान कितना होता है, बताइए, एन प्लस कैप स्मॉल एन होता है। ये आप याद रखिएगा। इसमें ये मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज का मतलब ये विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। और ये बताइए ये विलायक का मोलों का संख्या है, विलेय के मोल। लेकिन जब तन विलयन के लिए आप क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ एन प्लस एन बराबर क्या, कैपिटल एन लिखना पड़ेगा। कैपिटल एन मतलब केवल विलायक के मोलों की संख्या के आधार पर वो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इस तरह से इनका नियम है। इनकी सीमाएं क्या है, इनकी सीमाएं ये है कि यह जो है केवल अवाष्पशील पदार्थों पर ये क्या लागू होता है, इनका जो है ऐसे पदार्थों पर इनका नियम लागू होता है जो विद्युत अपघट्य ना हो, विद्युत अनपघट्य पदार्थों पर क्या होता है, इनका नियम लागू होता है। और जो है ये जो होते हैं इनका जो है ये जो पदार्थ विलयनों में क्या होते हैं, पूरी तरह संगुणित हो जाते हैं, उन पर इनका नियम लागू नहीं होता है। इनका नियम केवल तन विलयन पर लागू होता है। सांद्र विलयन के लिए इनका नियम क्या होता है, विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये सब जो होते हैं इनकी सीमाएं हैं। तो हमने क्वेश्चन बता दिया, कुछ पॉइंट बता दिए, इसको आप अगर याद रखें, याद करके इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा जो दे रहा है वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखना है। तो ल्यूकास परीक्षण लिख लीजिए ना, ल्यूकास परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण मैंने बताया भी, जाकर के ल्यूकास परीक्षण लिख सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण भी लिख सकते हैं, यहाँ पे निर्जलीकरण भी जाकर के लिख सकते हैं। तो इसमें तीनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल का, तृतीयक एल्कोहल का। तो आपको पता होगा वहां पर क्या मिलेगा कि एक बार प्राथमिक एल्कोहल सिलेक्शन करेंगे तो वहां मिलेगा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, फिर उसके बाद में क्या, कीटोन प्राप्त होता है। तो आप वहां जाकर इसके परीक्षण को आप देख सकते हैं। परीक्षण को आप देखेंगे तो हमने इसको पूरी तरह से पढ़ा दिया है, पूरी तरह से हमने क्या इसको पढ़ाया है। तो आप इसको जाकर के इसको नोट कर लें, ठीक है। तो इसमें अगर विहाइड्रोजनीकरण लिखेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल का कॉपर की उपस्थिति में करेंगे तो प्रोपेनलिहाइड एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और अगर द्वितीयक एल्कोहल का कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होगा। और तृतीयक एल्कोहल का कर देंगे तो आइसोब्यूटाइलीन प्राप्त होता है। तो ये विहाइड्रोजनीकरण हो गया। इसी प्रकार से ल्यूकास परीक्षण भी आता है, तो ल्यूकास परीक्षण भी आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। और निर्जलीकरण भी इसमें लिखा जा सकता है। तो पूरी तरह से आप देखिए, जाके देखिएगा एल्कोहल फिनाइल ईथर, एल्कोहल फिनाइल ईथर में हमने क्या किया है, इस जो वीडियो डाला है उसमें आपको पूरी तरह से ये चीजें, परीक्षण करने वाले 3 नियम को हमने क्या किया, इसमें परिभाषित कर दिया, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हुआ हमारा। तो ये आपका ए कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ चले, आगे चलने क्रम में बात करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घा वाला जो है, प्रथम कोट अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। प्रथम कोट अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग क्या होता है, पूर्ण हो जाएगा। 90% भाग क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। कितने समय पूछा गया, टाइम पूछा गया आपसे है, तो आपसे टाइम पूछा गया है। तो टाइम के लिए नेक्स्ट पेज में इसको लगा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो प्रथम कोट अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना, 60 मिनट, मतलब उसका जो है आधा भाग जो होता है 60 मिनट में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यही पूछा आपसे है। क्वेश्चन को देखिए, मेन है समझना। क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेग स्थिरांक निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे आप, वेग स्थिरांक यहाँ से ज्ञात करेंगे आप। तो वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए क्या करें, चूंकि k इक्वल होता है, पहले इसका निकालेंगे वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक 0.693 होता है, चूंकि निकालेंगे वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक निकाल लीजिए। क्या k इक्वल हो जाएगा 0.693 अपान कितना हो जाएगा, टी हाफ होता है। तो टी हाफ के स्थान पे करें 60 लिखेंगे, 0.693 अपान कितना होगा, 60 हो जाएगा।
ये इसका क्या निकल गया, वेग स्थिरांक निकल गया। ठीक है, अब चूंकि क्या निकालेंगे, चूंकि आपको निकालना समय, माना टी समय में क्या होता है, माना टी समय में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माना टी समय में 90% भाग क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। 90% भाग क्या होती है, पूर्ण होती है। 90% भाग क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। भाग पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, तो कितना है परसेंट है, तो मान लीजिए पूरा कितना होगा, 100% भाग होगा। तो पूरा कितना होगा, 100% भाग आपका है। तो लिखेंगे, मान लीजिए, माना ए बराबर कितना है, ए बराबर 100%, ए बराबर कितना है, 100% है। क्यों, क्योंकि आप सूत्र क्या देखेंगे, सूत्र देखेंगे तो k इक्वल कितना होता है, 2.303 अपान कितना होता है, t इंटू होता है log बेस 10 होता है, a बाई कितना होता है, a-x होता है। तो a क्या बताओ, प्रारंभिक सांद्रता है। तो प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए 100 है, तो कितना पूर्ण हो जा रही है, तो पूर्ण हो रही है कितना, 90%, यानी x बराबर कितना दे रहा है, 90% पूर्ण हो जा रही है। x बराबर कितना, 90% पूर्ण हो रही है। तो a-x कितना बचेगा, a-x बराबर कितना होगा, 100 माइनस कितना होगा, 90, 100 माइनस 90 बराबर कितना होगा, 10%। कितना बचेगा, 10% इसमें बचेगा। तो आप यही लिख सकते हैं कि k का मान कितना दिया है, 0 पॉइंट दिया है 693 अपान कितना होगा, 60 हो जाएगा, इज इक्वल होगा 2.303 हो जाएगा। अपान टी की वैल्यू फाइंड करना है, लाग हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। और ए का मान कितना दिया, 100 दिया गया है। और नीचे देखिए 100 में से क्या करेंगे, 90 घटाएंगे तो कितना, 10 आ जाएगा। 10 दहियन कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी 0.693 अपान कितना होगा, 60 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2.303 अपान कितना होगा, टी हो जाएगा। और यहाँ देखिए log 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू क्या, जब आधार और घात बराबर हो जाते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब 1 हो गया, काम खत्म हुआ, टी का मान निकालना, टी इज इक्वल कितना होगा, 2.303 इंटू 60 अपान कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना होगा, 693 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों समान स्थान पर है, 3 स्थान पहले यहाँ पर, 3 स्थान पहले यहाँ पर भी है, तो दोनों कट जाएंगे। तो 2303 क्या हो जाएगा बताइए, 2303 हो जाएगा, इंटू कितना होगा, 60 हो जाएगा, अपान कितना होगा, 693 हो जाएगा। इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसी को आपको सॉल्व कर देना है। पूरा मान इसका अगर कितना आ जाएगा, इसका अगर देखा जाए तो पूरा मान आ जाएगा 199.39 मिनट हो जाएगा। कितना होगा, 199 कितना होगा, 39 क्या होगा, मिनट हो जाएगा। यही जो होगा आपका पूरी तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मेन है, देखो यही फैक्ट है, जब परसेंट में आ जाए तो आप 100% मार्क लगाएंगे, सबसे आसान हो जाएगा। 100% में कितना खत्म हो गया, कितना बचा है, इसको आप निकालेंगे। ठीक है, तो 100% मार्क इसको लगाइएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चले, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ, वीडियो को रोक करके आप क्या कीजिए, देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको नोट कीजिएगा आप। चलिए आगे चलें, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो आगे चले। देखो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ हमारा, मतलब चौथा नंबर भी कंप्लीट होगा। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए, 12 नंबर क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए, यानी 22 और 12 कितना हो गया हमारा, 22 10 32 हो गया, और 4 4 कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 34 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब 16 नंबर की बात आते हैं, 16 कितना होगा, 50 नंबर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन आराम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित पर क्या कह रहा है, टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, और टिप्पणी का मतलब होता है वोल्टस फिटिंग क्रिया लिखना है और फेडरल क्राफ्ट क्रिया लिखना है। वोल्टस फिटिंग क्रिया लिखना है और क्या है, फेडरल क्राफ्ट क्रिया लिखना है। 4 नंबर, 2 नंबर इस पर होगा, 2 नंबर उस पर होगा। ठीक है, और पूरी तरह से आप इसको देखिए, पूरी तरह से आप इसको बना सकते हैं। वोल्टस फिटिंग क्रिया क्या है, अब जो है, अब जल्द ही हम आपको प्रदीप क्लासेस चैनल पर क्या है, जितने भी वैज्ञानिक का अभिक्रिया है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको उस पर हम अपलोड कर देंगे। आप इसको देख करके पूरी तरह से इसका क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी चिंता ना करें, बस केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जो भी इसमें चीज़ें हैं हम आपको पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम से पहले दे देंगे। तो वोल्टस फिटिंग क्रिया देखा जाए तो 14 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, 20 में आया और 22 में आया है। तो आपके 23 में भी शायद आया है। अब आपको जो है इसमें 24 आने में पूरी संभावना है। तो क्या करते हैं, इसमें एल्किल हैलाइड की जो क्रिया होती है, जो है एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति के साथ क्या करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोजन के प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए अगर हम, तो इसका जो सीधा सीधा जो संबंध है वोल्टस फिटिंग क्रिया का, हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इसको।
ब्रूटस फिटिंग अपक्रिया, देखो सर समीकरण लिख देंगे, बाकी आप लोग अपना समझ लीजिएगा इसको। अब उसको आप जो है हिंदी बना के लिखने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब उसको आप समझ जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो एरिल हाइलाइट का जो होता है रिएक्शन किया जाता है यहाँ पर। एरिल हाइलाइट का मतलब हुआ बेंजीन के साथ जो होता है, जब आपका एल्किल समूह हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, एरिल हाइलाइट कहते हैं। एरिल क्या कहते हैं, हाइलाइट कहते हैं उसे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा आयोडीन, मतलब मान लीजिए यहाँ पर X लिख सकते हैं आप, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर सोडियम के साथ अगर देखा जाए तो एल्किल हाइलाइट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग। एल्किल हाइलाइट यानी CH3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मान लीजिए X हो गया यहाँ पर, और गिव्स आउट ईथर के साथ इसका क्या करते हैं, ईथर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है। तो ये दोनों X और ये X मिल करके सोडियम के साथ क्या बन जाते हैं, इनका एक कंपाउंड बन जाता है, यानी क्या बन जाएगा, यानी AX बन जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या प्राप्त होगा, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH3 मिलेगा, यानी यहाँ मिलेगा आपको टॉलुइन मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉलुइन मिल जाएगा। यानी फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया द्वारा ब्रूटस फिटिंग प्रक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं एरिल हाइलाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरिल हाइलाइट कहेंगे, एरिल हाइलाइट बोलेंगे इसे, एरिल हाइलाइट बोलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 X है तो यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे आप, और यहाँ पर भी 2 बढ़ा देंगे, तो यह कंप्लीट आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसे हम कहेंगे एल्किल हाइलाइट बोलेंगे। एल्किल मतलब मेथिल हाइलाइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेथिल हाइलाइट है, ये मेथिल हाइलाइट है, ये मेथिल हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है, मेथिल हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करना है, यहाँ पर X के स्थान पर आयोडीन लिखना है, क्लोरीन लिखना है, जो भी आपको इससे यूज करना है उसको आप लिख सकते हैं। और दूसरा होता है फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया, तो इसको पहला नोट कर लीजिए आप, ठीक है, पहला आपका नोट कर लीजिए। और दूसरा फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया लिख सकते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट की जितनी भी क्रियाएँ हुई हैं वो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हुई हैं, और ये भी एग्जाम में 14, 15, 16, 17, 22 और 23 में भी आया है। तो आप समझ सकते हैं कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जो होता है इनका रिएक्शन होता है, और ये भी क्या बनाता है, टॉलुइन बनाता है। कैसे बनाता है, इनका होता है बेंजीन के साथ रिएक्शन होता है, C6 होता है, H6 होता है, ठीक है। बेंजीन के साथ इनका क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में सारा रिएक्शन होता है, ठीक है, इनका। और ये भी आपका उसी प्रकार से होता है। C6 मान लीजिए CH3 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए Cl हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में सारी रिएक्शन इनकी होती है। तो ये प्राप्त करते हैं, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा यहाँ पर, और सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, और प्लस जो बचेगा आप देख सकते हैं क्या बचेगा, इसमें बचेगा जो आपका HCl बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होगा तो क्या होगा, HCl मिल जाएगा। तो ये आपका जो हुआ एक फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया है, और दूसरा क्या है बताइए जरा, दूसरा ये फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया दूसरा हो गया, और पहला क्या है आपका ब्रूटस फिटिंग प्रक्रिया हो गई। तो ये आपका बेंजीन हो गया, इसे क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे। और यहाँ अगर देखा जाए तो इसे क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड कहेंगे, क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड कहेंगे, इसे मेथिल क्लोराइड कहेंगे, ठीक है, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। और ये आपका टॉलुइन हो जाएगा, क्या होगा, टॉलुइन हो जाएगा। तो टॉलुइन यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है आपका, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिकम है। तो ये आप हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, क्या किया जाएगा कि सोडियम संयोग का मेथिल आयोडाइड या मेथिल हाइलाइट की रिएक्शन जब एरिल हाइलाइट से कराया जाता है ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। तो यह क्रिया जो होती है क्या कहलाती है, यह क्रिया ब्रूटस फिटिंग क्रिया, हाँ ब्रूटस फिटिंग क्रिया कहलाएगी। और दूसरा अगर बेंजीन का हम क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड या जो भी होगा एल्किल हाइलाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होती है एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। देखो मेन होता है उपस्थिति मेन होता है, उपस्थिति ब्रूटस फिटिंग में ईथर लिया गया है, जबकि फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या लिया गया है, एल्युमिनियम क्लोराइड लिया गया। तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, जो कि क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं है। संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब संक्रमण तत्व क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट आपको बताया गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, पहला होता है ये, पहले आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा इसकी बैलेंसी विभिन्न प्रकार की बैलेंसी इनकी होती है। इनका ऑक्सीकरण संख्या देख लेना आपको। तो इसका वैसे टाइप से हेडिंग बनाना है, कितने नंबर के, 4 नंबर के, तो कम से कम 4 हेडिंग लिखना पड़ेगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, दूसरा ऑक्सीकरण संख्या लिख लीजिए, तीसरा इसकी संयोजकता लिख लीजिए, चौथा इनका उत्प्रेरक गुण लिख लीजिएगा, 5वां इनका आप जो है
रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति लिख सकते हैं। इसके बाद में और भी तमाम इनमें ऐसे हैं जो कि आप इनका चुंबकीय गुण लिख सकते हैं, चुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण लिख सकते हैं इनका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इनका गुण लिख करके आप इसको जा करके देखेंगे प्रदीप क्लासेस पे, तो आपको प्राप्त मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़े मैं देखूँ यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ और क्वेश्चन में अपने IPSC नाम लिखना है, तो IPSC नाम लिख कर बता दे रहे हैं आपको। IPSC नाम देखा जाए तो पहले का IPSC नाम क्या होगा, यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये आपका जो उपसर्जित जो है ये आपका धनात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक ध्यान देना। देखो यहाँ ऋणात्मक ये आपका मंडल है और ये मंडल क्या है आपका धनात्मक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंटाएमीन लिखेंगे। देखो पेंटाएमीन हो जाएगा, पेंटाएमीन हो जाएगा। चलो उधर लिख लेते हैं, 2 मिनट रुको। देखो क्या हो जाएगा, पहले वाले को लिखते हैं हम लोग, पहले वाले को लिखते हैं ऐसे, पहले को लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे तो क्या होगा, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन हो जाएगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो हो जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि क्या है धनात्मक लिगंड है ना, धनात्मक लिगंड में जो उसका मूल रूप होता है लिखते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका तो उदासीन हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, इसका -1 होगा, तो -1 -2 -3 उधर ले जाएंगे, +3 थर्ड हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड होगा, क्या क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। आशा आपको समझ में आ रहा होगा इसका नाम, ठीक है। पेंटाएमीन कार्बोनेटेड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका IPSC नाम होगा। सेकंड वाले देखते हैं, अगर हम मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, सोडियम, क्या होगा बताओ, पहले सोडियम लिखेंगे हम, इसमें सोडियम अलग हो जाएगा, देखिए ऋणात्मक लिगंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, क्या होगा, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल फेरेट होगा, यहाँ पर क्या होगा, फेरेट, फेरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 और 1 6, मतलब यहाँ पर जो होगा आपका 3 होगा, थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर कितना का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड आपका जो हो जाएगा, ये इतना कंप्लीट हुआ, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड होगा, इसका पूरा नाम हो गया। अगला देखें हम, तो यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन को इसमें से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिर आपका वही चीज़ है कि ये धनात्मक लिगंड है यहाँ पर, तो क्या होगा आप देख सकते हैं, पहले टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो या क्लोराइडो लिख सकते हैं, क्लोरो, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट कितना होगा यहाँ पर, इसका जल का उदासीन हो गया, भी उदासीन हो गया, तो इसका 2 × 2 और यहाँ पर 1 3, मतलब कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड क्या होगा, क्लोराइड होगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड क्या क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ बताया गया, इसको आप देख सकते जा करके। और लास्ट का हम देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका देखिए ऋणात्मक जो है यहाँ पर लिगंड दिया गया है, तो यहाँ जो है कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर बाहर कुछ होना चाहिए, या आयन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम, डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम थर्ड सेकंड आयन होगा, ये सेकंड आयन होगा, ध्यान दीजिएगा, वैसे देख लीजिएगा, वैसे ही है ये। तो यहाँ होगा डाईएमीन, डाईएमीन डाईक्लोरो, डाईक्लोरो प्लेटिनम। अगर ऋणात्मक होगा, धनात्मक रहेगा तो प्लेटिनम लिखेंगे, ऋणात्मक रहेगा तो क्या होगा बताओ, प्लेटनेटो लिखेंगे। आप जैसा देख लीजिएगा, प्लेटिनम, हम प्लेटिनम इसको धनात्मक मान के लिए आयन हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम सेकंड क्या होगा, आयन हो जाएगा, ठीक है, आयन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, ये आपका IPSC नाम हुआ, चारों IPSC नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आगे हम देखें तो ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका। आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका, हाँ, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा आप। चलिए मिटाते हैं हम लोग, चलते हैं आगे, आगे चले, देखिए जरा ध्यान से। हेलोएरिन को लेकर, हेलोएरिन क्या है, इसकी 2 मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखना है।
तो मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने पहले कहा, हेलोरीन के मुख्य प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रॉन दान की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बोली जाती है, जिसमें आपको क्या लिखना है, नाइट्रिक कण या हैलोजेनिक कण या फिर क्या है सल्फोनिक कण, तीनों में से किसी को आप लिख सकते हैं। नाइट्रिक कण लिखने जाएंगे तो हेलोरीन का मतलब हुआ क्लोरोबेंजीन की बात कर लें। यहाँ पर देख लो, पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका नाइट्रिक कण लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, नाइट्रिक कण लिख लीजिएगा। क्लोरोबेंजीन का ऐसे करेंगे तो नाइट्रिक कण लिख दीजिएगा, पहले Cl हो जाएगा और प्लस HNO क्या होगा, 3 हो जाएगा। HNO3 का अगर निकालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, पहले पैरा प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा बताओ, पहले पैरा प्राप्त होगा, सॉरी आर्थो प्राप्त होगा, फिर क्या होगा, पैरा प्राप्त होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, पैरा प्राप्त होगा। यहाँ पर आप Cl हो जाएगा, यहाँ पर NO2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। और एक हो जाएगा सल्फोनिक कण ले लो। सल्फोनिक कण में देखा जाए इस प्रकार से, सल्फोनिक कण में क्या आ जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सल्फोनीकरण हो जाएगा, तो सल्फो प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर पहले आर्थो प्राप्त होगा सल्फोनिक अम्ल और फिर क्या होगा, पैरा प्राप्त होगा सल्फोनिक अम्ल। तो ये आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ से लिख सकते हैं, आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका आर्थो होगा, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, वहाँ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन होगा, इसमें होगा आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, यहाँ पर पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये जो होगा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 इसमें पूछी गई, 2 आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका हिंदी भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको जो है इसका नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चले आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, ये कंप्लीट होगा हमारा जो है 12 नंबर हमने कर लिया, 16 नंबर और कर लिया मैंने, मतलब कंप्लीट 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन और बचे होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, बड़े क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पर तो बता नहीं सकता क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो आपका। तो आप इसको क्या करें, प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाएं, वहाँ पर आप सर्च कर लें, हर सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो चीज़ यहाँ पे नहीं है उसको मैं बता दूंगा भी। हालांकि देखो यहाँ पे प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, मैंने इस चीज़ को बताया है। क्लोरोफॉर्म की विधि ब्लीचिंग पाउडर से अल्कोहल सिलेक्शन कराया गया है, या अल्कोहल का क्या है वहाँ पर ऑक्सीकरण करा के तभी वहाँ प्राप्त किया जाता है, और एसीटोन से भी उसको प्राप्त किया जाता है। दोनों को हमने बताया वहाँ पर जाकर के। शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त, इसके मुख्य गुणधर्म को उपयोग रखिए। क्लोरोफॉर्म गुणधर्म आप जानते ही हैं, ये क्लोरोफॉर्म जो होता है एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम क्या अंधेरे कमरे में और क्या है अंधेरे कमरे में रंगीन बोतल में काले कागज से लपेट कर रखते हैं। दूसरी बात ये होती है इसमें जो है एथिल कोहल इसके क्रिया की तीव्रता को कम करने के लिए। अब गुणधर्म में भौतिक गुण रासायनिक गुण हो गया, इसमें दोनों को लिखना पड़ेगा, प्लस लास्ट में क्या उपयोग भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप जो है देख लीजिएगा। यहाँ प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए और समन्वय संख्या, लिगैंड, उपसर्जन संख्या, उपसर्जन बहुफलक या मंडल बोलते हैं इसी के, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक विदलन, ये सब हमने सब कुछ बताया है। जाकर के उसके उपसहसयोजी बंध आप जाके खोलेंगे वहाँ पर प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। और ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछना ही फिक्स है, तो ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ठीक है। अच्छा आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिए गए हैं, ग्लूकोज की फीसर संरचना सूत्र के पक्ष में रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए ग्लूकोज के फीसर संरचना सूत्र के पक्ष में फीसर संरचना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। और यहाँ से जो है तारण अभिकर्मक हो गया, रस्तीकरण हो गया, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इनको आपको लिखना पड़ेगा और इसका रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन छोटे नहीं है। और हम बात कर लेते हैं इनको लेकर के, ठीक है। अब ये चीज़ जो है आपको क्या होता है जब इसको आपको 5 नंबर क्वेश्चन है तो इसको मैं करवा दे रहा हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा। पहला है मेथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड पहली ब्लेंड के साथ क्रिया करता तो क्या प्राप्त होगा। क्लोरोफॉर्म को चांदी चूड़ के साथ, ये सब मैंने करवाया, सब जाकर देखेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको क्लोरोफॉर्म को चूड़ के साथ गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ। बेंजोइक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिकृत किया तो क्या प्राप्त होता है। एसिटाल्डिहाइड को टाइलर विकर्मक के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो 5 क्रियाएं हैं, अभी मैं तुरंत इसको बता दे रहा हूँ, नीचे थोड़ा देख ले रहा हूँ मैं। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए जो कि क्या है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम के साथ होने वाली क्रियाओं का समीकरण से वर्णन कीजिए। फॉर्मल्डिहाइड में चूंकि पढ़ाया नहीं, चूंकि मैं पढ़ाने वाला जल्दी हूँ, तो आपके वीडियो मिलेगा, आपको सब कुछ आप देख ले सकते हैं वहाँ पर।
और निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं का, आप चूँकि मैंने बताया कि 5 अभिक्रियाएँ आपके पेपर में पूछी जाएंगी, तो आप यहाँ से सभी अभिक्रियाओं को मैंने कहा कि वीडियो बना करके आपको दे दूंगा और वहाँ से आपको कंप्लीट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका जैवाणु से है और प्रोटीन का द्वितीयक संरचना है, और यहाँ प्रयोगशाला में डायथीन बनाने की अभी भी मैं अगली वीडियो हमारी आने वाली है ईथर की, तो इसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आप देखें तो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ, किस पर ये जो है क्या होता है जब आपका जो है इस पर चर्चा थोड़ा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखिए, तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो और बकिया सब हो ही गया है, बस खाली इतना बचा हुआ है, देख लीजिए। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो क्या होगा। देखो मेथिल क्लोराइड का मतलब हुआ CH3 हो गया, Cl हो गया, और जब पोटेशियम साइनाइड के साथ जाएंगे हम तो क्या होगा, रिएक्शन करेगा जब ये, तो आपका सीधी सी बात है पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्या हो जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, KCl हो जाएगा, क्या होगा प्लस KCl बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका CH, यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर Cn हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट रिएक्शन, तो इससे हम ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो मेथिल साइनाइड होगा, इसका नाम मेथिल साइनाइड हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा या साइनोमेथिल भी लिख सकते हैं, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, ये पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा देख लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का फेलियम विलयन। फेलियम विलयन किसे कहते हैं, कॉपर क्या है, फेलियम जो विलयन होता है वो किसे कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड को, किसे कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड को। तो जो आपका फेलियम विलयन होगा क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा, तो कारा फॉर्मेल्डिहाइड का फेलियम विलयन के साथ क्रिया करेंगे तो इसका लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, लाल अवक्षेप जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा इसका, देखिए जरा, फॉर्मेलाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO होता है, HCHO होता है, और प्लस क्या होगा, CuO हो जाएगा, सॉरी CuO हो जाएगा, प्लस इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आता है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, आपको रिएक्शन कराना। तो जो कॉपर ऑक्साइड आपका होता है कंप्लीट, यही जो है कॉपर ऑक्साइड जो होता है इसी को हम फेलियम विलयन कहते हैं, और ये कॉपर ऑक्साइड का जो होता है ये लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, Cu2 हो जाएगा, O हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा HCOONA मिलेगा। HCOONA क्या है, सोडियम एसीटेट मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो होगा लाल अवक्षेप प्राप्त होगा अगर फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फेलियम विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, तब की बात हो गई। क्लोरोफॉर्म जो होता है चांदी चूड़ के साथ, ये भी मैंने रिएक्शन करवाया है आपका, जब इसको पढ़ाया है क्लोरोफॉर्म को लेकर के चर्चा किया है। तो क्लोरोफॉर्म का जो है चांदी चूड़ के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो प्राप्त हो जाएगा एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन प्राप्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म होता है CH, क्या होता है, Cl3 होता है, CH हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, चांदी चूड़ के साथ जब गर्म करेंगे, इसे हीट करेंगे तो क्या एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। एंड एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा Ag हो जाएगा, Cl हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, तो यह सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। इसको संतुलित करना, कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 3 क्लोरीन है, 2 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर एक कार्बन 2 आ गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, चांदी चूड़ के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्राप्त होगा, एसिटिलीन, C2H2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बेंजोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या करना, रिएक्शन कराना है। बेंजोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करना है, हाइड्रोजोइक अम्ल का क्या करना, रिएक्शन कराना। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजोइक जो अम्ल होता है HN3 होता है, और ये प्राप्त हो जाएगा एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, हो जाएगा C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, COO हो जाएगा, H हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखेंगे
किसकी SN3 हो जाएगा। और SN3 के साथ अगर देखा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का रिएक्शन कराया जाएगा तो इसमें प्राप्त हो जाएगा एनिलीन C6H5 हो जाएगा और NH2 प्राप्त हो जाएगा। NH2 हो जाएगा जिसे एनिलीन कहते हैं। और क्या मिलेगा, और जो मिलेगा हमारा वो क्या होगा, H2 हो जाएगा। देखिए H2 बनेगा, ठीक है, H2 हो जाएगा। संतुलित कर लीजिए ज़रा, तो यहाँ पर 2 बढ़ा दीजिएगा, ठीक, यहाँ 2 बढ़ जाएगा। और नाइट्रोजन कितना, 3 है ना, नाइट्रोजन 3 है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित कर लीजिएगा, NH2 हो गया, HN3 हो गया, ठीक है। गड़बड़ हुआ यहाँ पर, वहाँ पर नाइट्रोजन H2 है निकलेगा, यहाँ निकल जाएगा N2 हो जाएगा। और क्या निकलेगा, प्लस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। इसके लिए तो जो है ये कंप्लीट हुआ आपका एस्टल्डिहाइड टालन विकर्मक में जानते हैं सिल्वर ऑक्साइड आता है, इसको लेकर के हम बता दे रहे हैं। तो एस्टल्डिहाइड का टालन विकर्मक के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होगा, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 होता है, CHO होता है और प्लस टालन Ag क्या होगा, Ag ऑक्साइड, यहाँ पर क्या Ag2 हो जाएगा, Ag2 को हम क्या कहते हैं, टालन विकर्मक कहते हैं। टालन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने विकर्मक में Ag2 को लिया है। तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्राप्त होगा एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड तो ही है, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, COOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। और प्लस जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिल्वर जो होगा बाहर हो जाएगा, इसे हम रजतीकरण भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम रजतीकरण भी कहा जाता है। तो ये आपका एस्टल्डिहाइड हो गया, या आपका टालन विकर्मक हो गया, और यहाँ पे एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो तीनों में हमने 5 में बता दिया। पहला मेथिल क्लोराइड की क्रिया क्या है, पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा आपका मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का विलीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्षारीय माध्यम होता है, कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो प्राप्त होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। और क्या होगा यहाँ पर सोडियम एसिटेट प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही चांदी के चूड़ के साथ अगर गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म को तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, यहाँ प्राप्त हो जाएगा एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा। और बेंजोइक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। और एस्टल्डिहाइड को टालन विकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका हुआ 5 क्रिया होगा, जो कि 5 नंबर के आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में एक जो है टेस्ट सीरीज का पेपर मेरा संपन्न हुआ, ठीक। तो चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए, और कहीं भी कोई समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एक बार कि हमको सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो उसको मैं वीडियो अलग से बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हो गया, कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये हमारा रहा था आज का ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज का पेपर। तो यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर पूछे जा सकते हैं, ठीक। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कीजिएगा। और ये नोट इस प्रकार से कीजिए, देखिए इसको हम जो थोड़ा छोटा कर दें, छोटा, चलिए। बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहा है, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 6 हैं। तो पहले का खा गा नोट कर लीजिए, ये का खा गा नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। ये पहला विकल्प हुआ। अगले की बात करें हम, तो ये जो आपका है 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो आपका है 2 नंबर 2, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। का ख ग 4 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है। फिर हम बात करें 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर के भी 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के क्रम में बात करते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखा जाए तो ये आपके 4 क्वेश्चन जो कि 12 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के मिलेंगे आपको, इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और यहाँ जो है आपके 4 नंबर को 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कंप्लीट। ये आपके 4 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपके मिलेंगे, जो कि 16 नंबर के रहेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये 400 के 16 नंबर है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ें, और ये आपके 6 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का, 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक ही करना रहेगा, इसमें दोनों नहीं करना है।
और फिर आपको यहाँ बात होती है इसी का 5 का 6 का खा नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। ये भी 5 नंबर का है, इससे चाहे इसको कर सकते हैं आप, क्योंकि ये क्या होता है जब आसान है, इसको आप लिख सकते हैं। और ये हो गया कंप्लीट। आगे चलें, और ये आपका 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें हम तो ये इस प्रकार से है, थोड़ा सा पूरा नहीं आ रहा तो इसको आप का पहले नोट कर लीजिए का, और फिर खा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। चलिए, ये था मेरा आज का कंप्लीट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नंबर। इस नंबर पे आप मुझसे डायल करके या व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ करके मुझसे सभी क्वेश्चन को, इसका PDF भी मिलना चाहें तो ले सकते हैं, मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम आपको दे देंगे। तो आप मुझसे जुड़े और इस चीज़ को प्राप्त कर लें, ठीक। तो आशा है आज का ये आपका क्लास अच्छा लगा होगा और हर चीज़ सही रूप से समझ में आया होगा। तो एक बार मैं फिर चलिए, तो एक बार मैं फिर आज जो है क्लास से कोई छोड़ रहा हूँ, फिर मैं मुझसे मुलाकात होगी, फिर एक बार मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा और नए टेस्ट सीरीज को लेकर के, चूँकि 31 तारीख का टेस्ट सीरीज था, ये 31 तारीख का क्लास था। अब हमारा जो क्लास आएगा वो 31, हमारे जो भी पेपर हो रहे हैं 2 दिन का गैप हो रहा है, उसमें 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 का जो हमारा क्लास होगा वो होगा आपका मैथ का और बायो का, दोनों का होगा, दोनों आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो इंतजार करें, फिर मैं इसका आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा टेस्ट सीरीज के इस महाकुंभ में, और एक बार फिर से हम लोग डुबकी लगाएंगे नए टेस्ट सीरीज के पेपर के साथ। ठीक है, धन्यवाद।